जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, एक क्वेरी जो अक्सर आती रहती है कि नोट कैसे बनाएं, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ें तथा उससे कैसे नोट बनाएं। सबसे पहले तो जिस भी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं या जिस भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और आपको हमेशा जो नोट बनाना होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना होता है। और साथ ही साथ जो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में पढ़ते हैं, जो टॉपिक लगातार चर्चा में बना होता है, उस टॉपिक को अपने स्टडी किताब से भी जाकर के देखें, अपने बुक से भी जाकर के देखें। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक में ज़रूर जाकर देखें, चूँकि अभी इलेक्शन चर्चा में बना हुआ था, 5 राज्यों का इलेक्शन संपन्न हुआ है। तो इलेक्शन को लेकर के जो प्रोविज़न है, इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शन कमीशन का क्या क्रियान्वयन है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, इसको जाकर के देखें। इलेक्शन कमीशन को लेकर के अभी तक कौन कौन सी समिति ने रिकमेंडेशन दिया है, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ रिसेंट अगर कोई डेवलपमेंट हो तो उसको ज़रूर नोट में ऐड करें। इतना तो आपको नोट में होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के उसका क्या कार्य है, इलेक्शन कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है, इलेक्शन कमीशन का क्या अभी तक कई सारी कमेटी बनी, जैसे तारकुंडी समिति बनी है, जैसे दिनेश शर्मा समिति बनी है। इन समितियों ने इलेक्शन को रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या चर्चाएं किया है। साथ ही साथ आज से 1 वर्ष पहले काफ़ी चर्चा में बना हुआ था एक देश एक चुनाव, उसका क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है। तो ये सबको अपने नोट में इनबिल्ट कर लें। और उसके बाद अगर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ रहा है, उससे रिलेटेड अगर दैनिक जागरण में अगर इलेक्शन कमीशन को लेकर के कुछ नई चीज़ें आती है तो उसको ज़रूर उस नोट में जाकर के पुटअप कर दें, नोट में जाकर के उसको समाहित कर दें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन की आलोचना आपको लिखनी होगी तो आज से कुछ दिन पहले, लगभग 3 से 4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप पे क्यों ना मौत का केस दाखिल किया जाए। इतने लोगों की मौत के आप जिम्मेदार हैं, कोविड के समय में आपने जो है इलेक्शन करवाया है, तो ऐसे कंडीशन में आप पे मौत का केस किया जाना चाहिए। एक बहुत सख्त टिप्पणी थी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की आलोचना जब लिखें तो मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन को कोट करते हुए लिखें कि मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान में इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के आलोचना करते हुए कहा कि आप पे मौत का केस दर्ज किया जाना चाहिए। राइट। तो इस तरह से आपको नोट इनबिल्ट होता है। कोई नया टॉपिक अगर है तो वो नया टॉपिक को अपने नोट में इस तरह से इनबिल्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग दैनिक जागरण को पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग दैनिक जागरण का नोट बनाएं। राइट। और कोशिश करता हूँ मैं भी कि जो यूपीएससी का सिलेबस को मापदंड में रखते हुए जो डिस्कस मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं डिस्कस करूँ, ताकि जिस भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो आपका कवर हो जाए। देखो, फर्स्ट पेज पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक न्यूज़ यहाँ पे है, इसको देख सकते हैं कि एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट वगैरह होते हैं तो उनको कहा गया है कि उनको भी मानदेय दिया जाएगा। कोरोना के समय में वो लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। मेरे खुद एक एमबीबीएस फ्रेंड हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया था। तो ऐसे कंडीशन में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मानदेय मिलना चाहिए। सेकेंड पेज पे राष्ट्रीय राजधानी का न्यूज़ होता है तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। थर्ड पेज पे भी आज जनादेश दिया हुआ बंगाल को लेकर के जो है पूरा पूरा पेपर में छाया हुआ है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल चुनाव में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय समिति होती है। 3 सदस्यीय समिति में जो मुख्य इलेक्शन कमीशन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनको उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद जो अन्य 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ये सब बारीक चीज़ें हैं और इस बारीक चीज़ें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। राइट।
तो ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। ये पेज भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोरोना को हराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे जस्ट एक न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके भी बैकग्राउंड में जाकर के आपको देखने की ज़रूरत है। यूपीएससी जीएस पेपर 3 में आपको काम देगा ये भारत की निर्यात पॉलिसी। देखो निर्यात जो है अप्रैल में 197% बढ़ा, निश्चित तौर पे हमारे लिए सकारात्मक कदम है, लेकिन निर्यात के साथ साथ हम देखेंगे, अगर पढ़ोगे आप न्यूज़ को तो आपको पता चलेगा कि आयात भी काफ़ी बढ़ा है। तो ऐसे कंडीशन में जो निर्यात बढ़ा है अच्छा कदम है, लेकिन आयात बढ़ा है वो हमारे लिए अच्छा कदम नहीं है, राइट। तो इससे क्या होता है, डेफिसिट बढ़ता है, जितना बढ़ेगा उतना ही खराब होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी 21 से लेकर के 26। जनवरी में मैंने देखा था कि ये जो है न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी, नई व्यापार नीति जो है आ गई थी जनवरी में, जिसको 1 अप्रैल से लेकर इम्प्लीमेंट किया जाना था। 1 अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट किया जाना था और 2026 तक के लिए इम्प्लीमेंट होना था। इससे पहले जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी वो 15 से लेकर 20 तक की थी, 2015 से लेकर 2020 तक रही थी। 1 वर्ष कोरोना के कारण कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं आई, और अभी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या 1 अप्रैल 2021 से ये जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। मैंने पीआईबी के वेबसाइट पे चेक किया था और मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चेक किया था, वहाँ पे कोई खास अपडेट नहीं है। लेकिन अगर नई एक्सपोर्ट नीति आ चुकी है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, फिर मैं इस पर सर्च कर लूँगा। अगर नई एक्सपोर्ट नीति आ गई है तो उसका क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या टारगेट है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए क्या क्या मापदंड डिसाइड किया गया है, उसमें क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, वो इंपॉर्टेंट होगा, उस पर एक अलग से लेक्चर ले लिया जाएगा। एडिटोरियल सेक्शन पे कोई खास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं दिख रहा है मुझे। अब देखो यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन के कारोबार का सच, देखो ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, एक कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हम लोग जो है एक आम आदमी जो है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, वो जो सांस लेते हैं तो उसमें 78% जो है वो होता है क्या, वो नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, कुछ मात्रा में आर्गन होता है या अन्य गैस होती हैं। हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स इतना सफिशिएंट होता है, हमारा फेफड़ा इतना सफिशिएंट होता है कि हम नाइट्रोजन को जितना लेते हैं नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके हम छोड़ देते हैं। ये हमारा लंग्स जो है सफिशिएंट होता है। जो पेशेंट होता है कोरोना महामारी से, जो पीड़ित पेशेंट होती है जिसको काफ़ी दिक्कत होता है, उसके साथ क्या होता है कि उसका लंग्स इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता, लंग्स इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है कि वो नाइट्रोजन को छोड़ सके, राइट। तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है कि जिसमें पूरी की तरह से ऑक्सीजन ही होता है, नॉर्मली उसमें पूरा पूरा ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन का यूज कर पाते हैं। न्यूज़ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ आज, लेकिन पूरा पूरा पेपर अगर आप देखोगे तो सब इलेक्शन को लेकर के जो हुआ है, रिजल्ट जो आया उसी पे बेस्ड है आज का पेपर, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अफ्रीका में सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है चीन। थोड़ा मैं मैप पे लेके चलता हूँ। देखो ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे जो ये कंट्री है, ये जो 4 कंट्री है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जूम करके आपको, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत 4 देश आते हैं। देखो एक तो ये आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत, सोमालिया आता है, यहाँ पे सोमालिया है। दूसरा है इथोपिया आता है। तीसरा यहाँ पे इरिट्रिया आता है और चौथा आता है जिबूती। जिबूती डी से स्टार्ट होता है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन जिबूती इसको कहा जाता है। अब देखो जिबूती में जो है 3 महत्वपूर्ण देश के बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं। एक तो जिबूती में बेस है आपको चीन का बेस है, एक जिबूती में बेस है फ्रांस का बेस है, और एक जिबूती में जो है अमेरिका का नेवल बेस है। तो 3 देशों का नेवल बेस है जिबूती में, राइट।
बस हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रख लेना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आता है, इसे सीड्स कंट्री भी कहा जाता है। याद करने के लिए आप सीड्स याद रख सकते हैं। एस से सोमालिया हो जाएगा, ई से एरिट्रिया हो जाएगा, ई से इथोपिया हो जाएगा और डी से जिबूती हो जाएगा। तो ये 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब देखो इस न्यूज़ पे लौटते हैं। अफ्रीका में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। बेसिकली अफ्रीका में जो जिबूती है वहाँ पे अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है चीन, क्योंकि वहाँ पे उनका मिलिट्री बेस भी है, राइट। और यहाँ पे BRI को लेकर के न्यूज़ दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के BRI से पीछे हटने के बाद कई देश पीछे हट सकते हैं। निश्चित तौर पे भारत के लिए सकारात्मक कदम है। भारत BRI के हमेशा आलोचना करता रहा है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत उसका आलोचना करता रहा है। बेसिक रीज़न ये है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव तरह में सीपेक है, उसका एक पार्ट है सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और सीपेक हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है जो भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत BRI परियोजना का, भारत ओवर परियोजना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हमेशा विरोध करता रहा है। देखो इसको भी देख सकते हैं एक बार। और अगर म्यांमार से रिलेटेड मान लो नोट बना रहे हो आप, तो उसको नोट कर सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी देते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसकी एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। आर्थिक स्थिति जो है अस्थिर नहीं हुई तो 2022 तक 2.5 करोड़ लोग म्यांमार में गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, जो लगभग म्यांमार की आधी आबादी है। तो अगर म्यांमार के बारे में आप नोट कर रहे हैं, अगर मान लो भारत म्यांमार संबंध के बारे में आपने नोट बनाया है, तो उसमें इस लाइन को कोट कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है, एक रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर म्यांमार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी तो 2022 तक 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, जो लगभग म्यांमार की आधी आबादी है। इसको जरूर एक बार देखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि SpaceX जो कंपनी है वो काफ़ी एग्रेसिव होकर भी काम कर रही है। टेस्ला कंपनी जो है वो उसके भी मालिक और SpaceX कंपनी के भी मालिक हैं एलन मस्क, और काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर के ये काम कर रहे हैं। उसी परियोजना के तहत इन्होंने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आया SpaceX कैप्सूल। हम जो है गगनयान मिशन जो बना रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा अभी हिंड्रेंस आ रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम मान लो यहाँ से रॉकेट छोड़े, राइट, यहाँ से हमारे अंतरिक्ष यात्री को लेकर चला गया वो स्पेस में मान लो वो 7 दिन घूम लिए, और 7वें दिन के बाद जो है फिर उसको धरती पर रिटर्न होगा, तो वो रिटर्न होंगे कैसे? तो इसको लेकर के अभी बहुत सारी जो है डेवलपमेंट होनी बाकी है, जो हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक को जो है आसमान से, स्पेस से फिर धरती पे लाया जाए, राइट। और इस पर बहुत अच्छी काम कर रही है ये कंपनी, SpaceX कंपनी। ओके, इतना ही न्यूज़ था। न्यूज़ आज कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिया हुआ था। जो 1-2 इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़ लगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और साथ ही साथ मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो अधिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जाकर के देखना। नई निर्यात नीति अगर आया है तो मुझे पिन करना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर एक स्पेशल डिस्कस कर दूंगा, एक अलग से क्लास उस पर ले लूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।